लेकिन फिलहाल एक सवाल मैं जनता से पूछता हूं। 2 दिन पहले की बात है। सवाल पूछना बनता है कि मुसलमानों को लेकर के क्या आरएसएस राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की सोच बदल रही है? जवाब देने से पहले एक और बात सुन लीजिए, सोचिएगा जरूर। एक तरफ तो संघ मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उससे जुड़े संगठन या फिर उसकी विचारधारा से प्रभावित जो भी समूह हैं वो काशी मथुरा की मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं। मदरसे को बताते हैं कि आतंकवादियों का गढ़ बताया जाता है, उनको बंद करने की मांग की जाती है। आप मजार पे जाकर के चादर चढ़ा के आते हैं। मोहन भागवत जी, एक बात बताइए कि आपकी सोच क्या मुस्लिम को लेकर बदल चुकी है? चलो मैं जवाब देता हूं। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख है ना मोहन भागवत, 2 दिन पहले मस्जिद मदरसे जाकर के इमाम मौलानाओं से जाकर लगातार मिल रहे हैं। अप्रत्याशित है। मोहन 8 साल पहले हमें देखने को नहीं मिला था। मजार पे जाकर के फूल चादर चढ़ा रहे। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलेमाओं के साथ संघ प्रमुख कभी दिल्ली में तो कभी मुंबई में मेल मुलाकात उनकी लगातार चल रही है। यहां तक कि उमर इलियासी जो हैं, उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि तक करार दिया है। राष्ट्रपिता तो मुझे पता है, लेकिन राष्ट्र ऋषि कौन है मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा तो बढ़िया बात है। अब मैं आपको समझाता हूं पॉलिटिक्स विशुद्ध वाली। संघ और मुस्लिमों के बीच मुलाकात के मायने आप कैसे निकालेंगे? देखो, फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की संघ की उस अहम रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसमें वो मुसलमान और ईसाइयों के साथ लगातार संवाद बढ़ाने पर वो जोर दे रहा है, ताकि धर्म आधारित गलतफहमियों, दूरियों और संवादहीनता को दूर करके राष्ट्र निर्माण में सबकी व्यापक सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही संगठन की पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया जा सके। ये 2 पॉइंट बहुत अहम हैं। देखो, अब इसकी कोशिश भी हमने देखी है। आपको लास्ट स्टेटमेंट याद होगा ना, ज्ञानवापी वाला मोहन भागवत जी का। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा क्या था? उन्होंने ये कहा था कि देखिए, मस्जिद के नीचे आपको शिवलिंग खोजने की क्या जरूरत है, वो भी आज के समय में। संघ प्रमुख ने यह भी कहा था कि राम मंदिर के बाद हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि अगर मुद्दा सुलझाना है तो आपस में मेल जुल करके बैठ करके सुलझाओ, इस तरह का विवाद खड़ा ना करो। फिर कहते हैं कि देखो, ज्ञानवापी का अपना एक इतिहास है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसको आज के हिंदू ने ना नहीं बनाया और ना ही आज के मुसलमानों ने बनाया। फिर चर्चा करना व्यर्थ है इस पे। अब इसके बाद ना ज्ञानवापी का जो शिवलिंग का जो मुद्दा था वो शांत हो गया था। ये सारे प्रयास, जो कोशिशें हैं ना, ये अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम बिरादरी के बीच भारत की जो छवि है ना उसको बेहतर करने की कोशिश है। और इसके जरिए ना संघ किसी बड़े बदलाव की योजना भी बना रहा है। साथ में साथ एक तीर कई निशाने कहावत सुनी है आपने। मोदी जी ने अभी पसमानदा मुसलमानों की बात की थी। मैंने तीसरी वीडियो में पहले बात कर चुका हूं इनकी क्या राजनीतिक अहमियत है। तो समझिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया में बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबारी हैं, वो देश की इकोनॉमी को मजबूती दे रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल हाशिए में पहुंचा के नहीं, उनको साथ लेकर के यह सपना पूरा हो सकता है। बिना उनके साथ लिए सपना पूरा नहीं होगा। आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध होना जरूरी है। कौन सा पड़ोसी देश हमारा? पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेशियों को देख लीजिए, मुस्लिम राष्ट्र हैं सब। ये एक दीर्घकालिक बेहतर संबंध तभी स्थापित हो सकता है इन पड़ोसियों के साथ भी जब भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति बेहतर होगी और उनका सरकार के साथ अविश्वास का जो रिश्ता है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। भारत का जो इंटरनेशनल जो बिजनेस है ना, सबसे ज्यादा जो होता है वो मुसलमान देशों के साथ ही होता है। इस व्यापार में भी अपना महत्व बनाए रखने के लिए भारत मुसलमानों का साथ चाहिए। ये बात तो सिंपल स्ट्रेटेजिकली आपको समझ में आनी चाहिए। कई बार ना हमने देखा है ना कि OIC कंट्रीज कई बार आपत्ति जता देती है। एक मुद्दा मोदी के लिए, पीएम मोदी के लिए कश्मीर का भी है। कश्मीर का कैसे? देखो, मोदी सरकार ना जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव करा करके इसे अपनी एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि साबित करना चाहती है। समझ में आ गया आपको? चुनाव होने वाले कब होंगे, अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, परसिमन होने के बाद। इससे न केवल पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर एजेंडे को बेनकाब किया जाएगा भारत के द्वारा, बल्कि भाजपा घरेलू स्तर पर ना कांग्रेस को हमेशा के लिए घेरने में सफल हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाजपा को शुद्ध पता है, बिल्कुल पता है कि मुस्लिम बहुल कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए जो मुसलमानों में जो भरोसा है ना, उनका भरोसा जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब इससे भाजपा को ना भविष्य की राजनीति के लिए वह इतिहास पुरुष मिल जाएगा जिसकी उसे नेहरू से तुलना करने के लिए तलाश है। याद रखिएगा। चौथी बात, देखो,
गुड कॉज में हुआ सही। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, वो आरएसएस और बीजेपी को अपनी रणनीति को बदलने पे मजबूर कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा ना होती तो ये सब हो नहीं रहा होता इतनी जल्दी। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए रोज संघ और भाजपा पर निशाना साधते हैं, सांप्रदायिक राजनीति की बात भी करते हैं, पोस्टर भी शेयर करते हैं। यदि मुसलमानों का एक तबका भाजपा और संघ के समर्थन में आ जाता है तो फिर वो वार तो उल्टा पड़ जाएगा ना, तो कांग्रेस का वार वैसे ही कमजोर हो जाना है। यह भी एक कारण है कि संघ और भाजपा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ करके राहुल गांधी के इस वार को बिल्कुल कमजोर, खत्म और बर्बाद करना चाहती है। अब ये उम्मीद कहां से आई कि हमें मुसलमानों का वोट मिल सकता है? एक ना मंत्री ना विधायक कोई थे ले दे करके वो सब चले गए, टिकट किसी को देते नहीं। तो यहां पे आपको पता चलना चाहिए कि पारंपरिक एक सोच यही है कि मुसलमान मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट कभी नहीं देता है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में भाजपा ने देखा है ना, एक विश्वास बढ़ गया है मुसलमानों का भाजपा के प्रति। वो है मुसलमान मतदाताओं को अपने साथ ला रही है भाजपा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017-22 के यूपी विधानसभा चुनाव में साबित कर दिया कि मुसलमान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। कम संख्या में ही सही, भाजपा को मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है। यदि उसे मुसलमानों का वोट ना मिल रहा होता तो उसकी कई उन सीटों पर जीत असंभव होती जहां मुस्लिम मतदाता अकेले दम पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही हो गई। ये उम्मीद दिख रही है। पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बना करके भाजपा इसी आधार को मजबूत करना चाहती है। पसमानदा मुसलमानों का पूरा इतिहास मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया है। तो भाजपा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि 2024 का अगर हमें चुनाव जीतना है तो हमें अलग अलग तरीके से प्रयास करने पड़ेंगे। जितने वोट हमारे कम होंगे उसकी भरपाई करने के लिए हमें और समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ानी पड़ेगी। देखो, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना के पीछे का यही एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। बहुत अच्छा समर्थन इनको मिलने वाला है। पसमानदा मुसलमान जो कि 85% है, जो कि दलित, वंचित, शोषित उस वर्ग में आते हैं, उनका समर्थन अगर मिल जाएगा तो फिर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक इनकी किसी ने भी सुध नहीं ली थी। पसमानदा मुसलमान का यह कहना है कि हमें एससी घोषित कर दीजिए, सारे जो अधिकार उनको मिलते हैं वो अधिकार हमें मिल जाने चाहिए। फिर बीजेपी के नेता कहते हैं अगर हम ऐसा कर देंगे तो वो छुआछूत वाला जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ने शुरू हो जाएंगे, धर्म परिवर्तन का मामला तूल पकड़ने लगेगा और एक तरह का क्या कहते हैं एक समस्याएं भारत के लिए हो जाएंगी। फिर तो थोड़ा मुश्किल है, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ये सारी बात मैंने पिछली वीडियो में कर चुका हूं। तो इस तरह से प्रेम उमड़ रहा है। शुद्ध विशुद्ध राजनीति यही है और कुछ भी नहीं है। इनको पता है कि भैया देखो, अभी हमें हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है ना तो 14% जो मुसलमान हमारे देश के अंदर हैं, इनको बिल्कुल हाशिए पे ढकेल के हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इनको बिल्कुल बहला कर फुसला करके इनको साथ लेकर के जब भी हम करेंगे तो क्या होगा ना कि इनको ज़्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हमने इनको बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया तो पता चलेगा कि फिर वो वायलेंस शुरू हो जाएगा और जो विदेश है, जो इंटरनेशनल जितने भी आपको देश मिलेंगे वो सिर्फ कमज़ोरों का साथ देंगे, बोलेंगे भारत के अंदर क्या हो रहा, तो समस्या हो जाएंगी। तो मुसलमानों को साथ लेकर के एक अच्छा अपनी इमेज बिल्डिंग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं। तो जब ये करेंगे तो वो बहुत मौका नहीं देने देंगे विरोध करने का। तो ये पूरा खेल चल रहा है धीरे धीरे। हिंदू राष्ट्र मेरा क्या कहना है, ये आपने मेरा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो INI News India/हिंदू राष्ट्र आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार दोस्तों।